सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टी.एस. इलियट का सिद्धांत। देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र तो हमने देख लिया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में टी.एस. इलियट का जो मानना है काव्यशास्त्र को लेकर, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लेख में जहाँ 1923 ईस्वी में इलियट के दो उद्देश्य, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लेख में जहाँ 1923 ईस्वी में इलियट के दो उद्देश्य विषदन और रुचि परिष्कार प्रस्तुत किए, वहीं 1956 में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लेख में उपयुक्त उद्देश्यों से भिन्न दो उद्देश्य जिसमें बोध और आस्वाद भी दिए। इलियट विच्छिन्नता की अपेक्षा कविता के सौंदर्य को उसकी समस्त पूर्णता में देखते हैं। इलियट का मानना था कि रिचर्ड्स और एमसन की शाब्दिक आलोचना एक प्रकार से नींबू निचोड़ आलोचना पद्धति है। तो ये किसका मानना है? इलियट का। इलियट ऐसा मानते हैं कि रिचर्ड और एमसन की जो शाब्दिक यानी शब्दों की जो आलोचना वाली है वो एक प्रकार से ये लोग नींबू निचोड़ लेने वाली आलोचना करते हैं। इलियट आलोचना के अन्यतम प्रयोजन रूप में रुचि परिष्कार को मानते हैं। इलियट द्वारा दो आवश्यक सिद्धांत माने गए हैं। मूर्ति विधान, भाव को कला के रूप में अभिव्यक्ति एक ही विधि द्वारा दी जा सकती है। किसी वस्तु, समुदाय, घटना, श्रृंखला या परिस्थिति जैसी सह संबंधी वस्तु की खोज की जाए जो उस भाव विशेष का सूत्र हो। सूत्र ऐसा होना चाहिए कि जब उन वस्तुओं की प्रस्तुति की जाए तो इंद्रिय अनुभूति में उनका अवसान हो, जिससे भाव श्रद्धा उद्भूत हो जाए। इलियट के मूर्ति विधान की तुलना भारतीय रस सिद्धांत में विभावन व्यापार से की गई है। संवेदनशीलता का असाहचर्य, भाव और विचार में दरार पड़ जाने की स्थिति में जब काव्य के भीतर अपक्षय और हास्य हो जाता है, उस स्थिति को संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। संवेदनशीलता के असाहचर्य यानी डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के सिद्धांत हेतु इलियट रेमी द गुरमो को श्रेय देते हैं। इलियट द्वारा लिखे गए निबंध 3 वॉयसेज ऑफ पोएट्री में 3 नाट्य स्वरों की चर्चा की गई है। प्रथम स्वर है कवि का स्वयं को संबोधित करना। द्वितीय स्वर श्रोता पाठक के छोटे बड़े समुदायों को संबोधित करना। तृतीय स्वर है काल्पनिक पात्रों को स्वर बनाकर ऐसी बातें कहना जो स्वयं की सीमा में रहकर ना कही जा सके। निर्वैयक्तिक सिद्धांत, इलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। इलियट के अनुसार वो मानते हैं कि कला जो है ये व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं है बल्कि उससे पलायन है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता है पर उसमें दिखाई नहीं देता। इलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत स्वच्छंदतावादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया है कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों को अभिव्यक्त नहीं बल्कि उनका दमन करती है। वस्तुतः अच्छी कविता कौन सी होती है जिसमें कवि अपने भावातिरेक का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपनी भावनाओं से तटस्थ रहते हुए रचनाशील रहता है। इलियट ने कहा है कि अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित होकर आत्माभिव्यक्ति करता है। वो अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व से अधिक दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। कवि काव्य का माध्यम भर है। परंपरा सिद्धांत देखें तो यह इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी परंपरा का सिद्धांत जो है वो इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में ही होना चाहिए। दूसरा, इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन यानी एडजस्टमेंट वो संपूर्ण परंपरा में करती है। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। उनके ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना और परंपरा के तहत ही इंडिविजुअल टैलेंट की सार्थकता को भी प्रदर्शित करना है। काव्य तथा आलोचना के संदर्भ में इलियट का क्या कहना है? भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यता एक अंतराल बना रहता है और जितना ज़्यादा वो अंतराल होता है रचना उतनी ही महान होती है। अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्माभिव्यक्ति करता हुआ अपनी भावनाओं तथा व्यक्तिकता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य की रचना करता है। तो इलियट का क्या कहना है काव्य तथा आलोचना के संदर्भ में कि भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यता एक अंतराल होता है और जितना ही ज़्यादा वो अंतराल होता है रचना उतनी ही महान होती है।
दूसरा कहते हैं कि अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित और आत्माभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावनाओं तथा व्यक्तिकता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य की रचना करता है। तीसरा, कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। तो इलियट कहते हैं कि आलोचना जो होती है, आलोचना समझिए जैसे सांस लिया जाता है, सांस की तरह ही अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कभी नहीं बल्कि काव्य होना चाहिए, तो कभी नहीं होना चाहिए। अब आइए रिचर्ड के सिद्धांत पे बात करें। तो आइए रिचर्ड जो है, इनका सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत। रिचर्ड काव्य का मूल उसके प्रभाव की क्षमता से आंकते हैं। जो काव्य पाठक को जितना ज़्यादा प्रभावित कर ले, उसकी संप्रेषणीयता उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही उत्कृष्ट काव्य होगा। तो ये वही हुआ कि सार्थक तभी कहेंगे जिसके लिए आपने लिखा, उन पाठक वर्गों के लिए, उन लोगों ने जितना ज़्यादा उसको पसंद किया। और पूर्व के आलोचकों में क्लाइव वेल और कांट का विरोध करते हुए कहते हैं कि ये लोग कला को एक निश्चित विशिष्ट और असाधारण कलात्मक अनुभव मानते हैं, परंतु मनोविज्ञान में इस प्रकार की किसी अनुभव की जगह नहीं है। रिचर्ड्स कला की अलौकिकता का खंडन करते हैं। रिचर्ड ने काव्य अनुभव को अन्य अनुभव की तुलना में ज़्यादा मूल्यवान माना है। जो काव्यानुभव है उनको अन्य अनुभव की तुलना में उन्होंने ज़्यादा मूल्यवान माना है, क्योंकि उसमें मनोभावों का संतुलन और सामंजस्य होता है। रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत मनोवृत्तियों के प्रकार में देखें तो ऐषणा, इसमें वस्तुओं के लिए मन में आकुलता होती है ऐषणा के लिए, और प्रतिकूल ऐषणा, इसमें वस्तुओं के लिए मन में विमुखता होती है, यानी इच्छा नहीं होती है। मन की सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति कौन सी है? तो मन की सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति वो है जिसमें मानवीय क्रियाओं की अत्यधिक और सर्वोत्कृष्ट संगति स्थापित हो, तथा ऐषणाओं की अल्पतम संघर्ष, काट छांट, दमन और नियमन हो, जिसमें ऐषणाएं यानी इच्छा कम से कम प्रतिस्पर्धी ऐषणाओं को दमित किए बिना नियोजित हो जाए। यहाँ पर रिचर्ड के विचार क्रोचे से काफी मिलते जुलते हैं। काव्य प्रभाव और काव्य प्रयोजन पर आधारित रिचर्ड के मनोवैज्ञानिक मूल सिद्धांत का सार संक्षेप देखें तो कला तथा कला की अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से जुड़ा है, उससे भिन्न अथवा पृथक नहीं है। काव्य अनुभूति या कलानुभूति जीवन की अनुभूति का पर्याय है। मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसमें मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था उत्पन्न करने का सामर्थ्य कहाँ तक है। आलोचना के दो आधार है, मूल्य व्यवस्था और एक संप्रेषण। ये कहना चाहिए कि रिचर्ड की मूल चिंता कविता या कला के संप्रेषण की रही है। शुक्ल जी पर रिचर्ड के समीक्षा सिद्धांत का गहरा प्रभाव भी था। संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण की दो बातें महत्वपूर्ण हैं। रचना करते समय रचनाकार सजग और सतर्क प्रयत्नशील संप्रेषण नहीं करता। रचना और रचनाकार की अनुभूति का सामंजस्य जितना ही ज़्यादा होगा, संप्रेषण की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। संप्रेषण के लिए मन की अनुभूतियों का परस्पर प्रभावित होना जरूरी है। संप्रेषण की दोनों अनुभूतियों के स्वरूप समान होने अनिवार्य हैं। संप्रेषण के दौरान दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति के माध्यम से उत्पन्न होनी चाहिए। दोनों अनुभूतियों में समानता जितनी ज़्यादा होगी, संप्रेषण उतना ही सुलभ होगा। कविता बिना संप्रेषित हुए अपनी अर्थवत्ता को हासिल नहीं कर सकती। जितनी संप्रेषणीयता कविता में अधिक होगी, श्रोता को उतना ही ज़्यादा वो प्रभावित करेगा। रिचर्ड संप्रेषण को ही आलोचना के उच्च लक्ष्य के रूप में भी देखते हैं। काव्य भाषा सिद्धांत में देखें तो भाषा ही संप्रेषण का मूल आधार है। रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत भाषा के रूप में एक वैज्ञानिक है, दूसरा रागात्मक है। मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में इसका विवेचन यानी वैज्ञानिक जो है इनका विवेचन किया है, और रागात्मक यानी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन किया रागात्मक का। रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत भाषा के रूप में देखें तो वैज्ञानिक, तथ्यात्मक, रागात्मक। वैज्ञानिक में इसमें निरूपण, संसूचन या निर्देशन होता है या तथ्य को यथावत प्रस्तुत करता है। मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में इसका विवेचन है। दूसरा रागात्मक में इसमें भाव का उद्बोधन होता है। भाव, बिंब, प्रतीक और छद्म कथन को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें तथ्य का नहीं भाव उद्बोधन होता है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन है। भाषा को विशेषतः काव्य में प्रयुक्त भाषा को एक नहीं बल्कि अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भाषा में अर्थ के 4 प्रकार हैं, मुख्यार्थ यानी सेंस, भावना फीलिंग्स, वचनभंगी टोन और इंटोनेशन। काव्य के संदर्भ में रिचर्ड के कथन क्या है कि काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता ही संप्रेषण है।
संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूतियों का यथावत हूबहू अंतरण स्ट्रिक्ट ट्रांसफरेंस है और ना दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण कहलाता है। कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। मन आवेगों का तंत्र है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कविता अनुभूतियों का एक वर्ग है जो मानक अनुभूति की प्रत्येक विशेषता से अलग होता है और अलग होते हुए किसी भी विशेषता से खास मात्रा से अधिक भिन्न नहीं होता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो नई समीक्षा, तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे पढ़ते हैं। धन्यवाद।